चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, फिर हम करेंगे अपनी क्लास को स्टार्ट। और सेशन आपके सामने प्रेजेंट है भाई। जब हम टॉपिक की बात कर लेते हैं तो टॉपिक में हमने देख लिया कि हमारा सबसे पहले क्या है, टैब है। और वो कौन सा टैब है, क्लास के बाद को लगाना भी नहीं है। चलिए, तो जैसे हमने टैब का नाम लिया कि सर सबसे पहले रेफरेंसेस टैब की बात करती हैं, तो दूसरा देखो रेवन में तीन ही कंसेप्ट मेन थे। टैब जिसे हमने समझ लिया सर रेफरेंसेस, अब उसके बाद ग्रुप, इस रेफरेंसेस में ग्रुप कौन से आते हैं, देन उसके बाद आपको देखना होगा कमांड्स। तो पहले मैं ग्रुप का हिंट कराता हूं आपको। ग्रुप की बात करें तो टेबल ऑफ कंटेंट्स, देखो अभी तक जितने पढ़ के आए वो मतलब ऐसा है कि हम डेली बेसिस पे यूज करते ही करते हैं, लेकिन यहां से जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो उनका डेली बेसिस पे यूज कम, जैसे रेफरेंसेस का आप डेली बेसिस पे बहुत कम यूज करते हो, ठीक है। आपका टेबल ऑफ कंटेंट, फुट नोट्स, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स, और नेक्स्ट आपका टेबल ऑफ अथॉरिटी। कितना, टेबल ऑफ अथॉरिटी। तो पहला तो कंसेप्ट यही है कि टोटल टैब, देखो काउंटिंग आप कर लीजिएगा, मैं कभी काउंटिंग नहीं सिखाता, वैसे एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन फंसाने की उम्मीद होती है कि शायद वो काउंटिंग पूछ लें। जैसे होम टैब में कितने टैब थे तो मैंने काउंटिंग नहीं बताई, तो आपको पता था सर क्लिपबोर्ड था, फॉन्ट था, पैराग्राफ था, स्टाइल एंड एडिटिंग, तो यहां से आप काउंट कर लो, खुद से आप काउंट कर सकते, मैं काउंटिंग नहीं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो हमारे रेफरेंसेस में टेबल ऑफ कंटेंट, फुट नोट, साइटेशन, बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स एंड टेबल ऑफ अथॉरिटी हमने ग्रुप देख लिए। अब ग्रुप के बाद तरीका क्या कहता है सर, कमांड्स की बात करिए, क्या करिए, कमांड्स की बात करिए। चलिए, तो टेबल ऑफ कंटेंट में एक बार कमांड को अगर आप हिंट के तरीके से देखोगे तो पहली कमांड आपका टेबल ऑफ कंटेंट में, टेबल ऑफ कंटेंट ही है, एड टेस्ट है और अपडेट टेबल है, ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आगे जाओ, एक बार रीड कर लो। अगर फुट नोट में जाओगे तो इंसर्ट फुट नोट है और एंड नोट है, ठीक है। बाकी शो नोट्स कमांड भी है, शो नोट्स कमांड भी है, यानी नोट्स को भी हम शो कर सकते हैं। तो फुट नोट में एंड नोट और नोट्स कमांड के कंसेप्ट भी आपको यहीं पर मिलेंगे। आगे जाएंगे, साइटेशन में बिब्लियोग्राफी, इंसर्ट, साइटेशन, मैनेज सोर्स, स्टाइल्स और बिब्लियोग्राफी मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये पढ़ना इसीलिए जरूरी क्योंकि हमारे एग्जाम में कौन सी कमांड कौन से टैब में आती है, कौन से ग्रुप में आती है, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हमें उनके साथ भी डील करना होगा। आगे जाएं तो इंडेक्स, इंडेक्स में मार्क एंट्री और इंसर्ट इंडेक्स आता है, ठीक है। आगे जाएं, टेबल ऑफ अथॉरिटी में मार्क, साइटेशंस एंड इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी आता है और अपडेट टेबल, ठीक है। ये वो कमांड थी जो हमारे रेफरेंसेस टैब के ग्रुप में आती हैं, ठीक है। अब वन बाई वन हमें इन कमांड्स के बारे में पढ़ना होगा। चलिए, पहले मैं बात करता हूं टेबल ऑफ इंडेक्स के बारे में। टेबल ऑफ इंडेक्स, नाम सही नजर आ रहा होगा। टेबल ऑफ इंडेक्स का मतलब होता है कि जब आपको डॉक्यूमेंट में इंडेक्स सूची तैयार करनी है। अब ये इंडेक्स सूची क्या होती है, इंडेक्स लिस्ट क्या होती है, इंडेक्स लिस्ट होती है जैसे जब आप कोई बुक पढ़ते हो, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल से आप ज्यादा समझ पाओगे। जब आप कोई बुक पढ़ते हो तो बुक में आपने देखा होगा जब बुक का जो पहला पेज होता है या पहले पेज के अलावा पहले पेज में तो ऑथर बाकी बुक के बारे में दिया रहता है, जैसे आगे जाओगे तो वहां पे सूची लिस्ट रहती है, सूची है की बात हो गई बाजी, चैप्टर्स लिस्ट रहती है, चैप्टर लिस्ट रहती है। वहां पर हर चैप्टर के नाम और पेज नंबर, दो चीजें आपको नजर आती। क्या आपने देखा है, कोई भी बुक उठा लीजिए, ये इंडेक्सिंग आपको मिलेगी ही मिलेगी। कोई भी बुक, मेरे पास कोई बुक है, हाँ जी बिल्कुल है, मेरे पास ये मैथ्स की बुक है, मेरे पास ये मैथ्स की बुक है। इसमें मैं अगर ध्यान से पढ़ूं तो ये है कंटेस्ट वाला, आपको कंटेंट वाला, ये कंटेंट वाला आपको फिगर हो सकता है आपको नजर आ रहा हो। यहाँ पर चैप्टर्स है और पेज नंबर है। या आपके पास जो भी बुक है ना,
उस बुक पे आप देखिए, यही चीज आपको नजर आएगी, यही चीज आपको नजर आएगी, क्योंकि इसी को हम टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं। अब टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के दो तरीके हैं। पहले तो आप मैनुअली रूप से खुद से बना लो, दूसरा आप ऑटोमेटिक, जब आप वर्ड का यूज करो तो ऑटोमेटिक बना सकते हैं, ऑटोमेटिक बना सकते हैं, ठीक है। अब इसे बनाने के लिए हमें एक चीज समझना होगा, इसे बनाने के लिए हमें एक चीज समझना होगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्टाइल के अंदर कि हमने किसी टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया, कलर दे दिया, साइज बड़ा कर दिया, तो वो हेडिंग कन्वर्ट नहीं होता है। इस टेबल ऑफ इंडेक्स में वही हेडिंग्स, या बोला जाए कि वही वर्ड ऐड होती हैं जो एज अ हेडिंग अपने डॉक्यूमेंट में ऐड किया है। यानी टेबल ऑफ कंटेंट को बनाने के लिए हमें हेडिंग्स की जरूरत होती है। अब हेडिंग का लेबल आप डिफाइन करोगे, वन लेबल है तो सब लिस्ट बनेगी। अगर आपका हेडिंग सब हेडिंग है, ठीक है ना, हेडिंग के अंदर हेडिंग है तो, या फिर हेडिंग 2 है या 3 है तो वो सब हेडिंग बनेगी, ठीक है। और अगर आप यहां से टेबल ऑफ कंटेंट यानी आपने अपने डॉक्यूमेंट में जितनी भी हेडिंग बना रखी हैं, अगर ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट की लिस्ट में आपको ऐड करनी है तो वहां से अपने आप ले लेगा। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में हेडिंग नहीं बना रखी तो फिर वो नहीं लेगा। प्रैक्टिकल करके अभी मैं दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट है आपका एड टेस्ट। एड टेस्ट का नाम सुनते ही आपको नजर आ रहा होगा, यानी आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई लिख रखा है हेडिंग्स के रूप में, या फिर नहीं लिख रखा है तो उसे आप मैनुअली रूप से ऐड कर सकते हो। मैनुअली रूप से यानी कोई भी, जैसे किसी वर्ड को आपने हेडिंग नहीं बनाया तो उसे आप एज अ टेबल ऑफ कंटेंट में चैप्टर के रूप में ऐड करना चाहते हो तो आप मैनुअली रूप से भी ऐड कर सकते हो। और अपडेट टेबल का मतलब होता है कि जैसे आपने सेलेक्टेड जैसे 10 पेज का डॉक्यूमेंट बनाया आपने, उसकी जितनी हेडिंग थी उसका टेबल ऑफ कंटेंट बना लिया, लेकिन बाद में आपने क्या किया कि थोड़ा सा डॉक्यूमेंट फिर अपडेट कर दिया, उसमें और 4 से 5 हेडिंग अपडेट कर दी, तो वो टेबल ऑफ कंटेंट में अपडेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट आपका प्रीवियस जो टाइम था, जहां पर आपने प्रीवियस डॉक्यूमेंट जहां तक बनाया था वहीं तक टेबल ऑफ कंटेंट है। बाकी जितना भी आपने रिसेंटली अगर जोड़ा है उसे टेबल ऑफ कंटेंट में जोड़ना चाहते हैं तो अपडेट टेबल कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक रूप से वो हेडिंग एज अ चैप्टर के रूप में हमारी टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड हो जाती है। टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड हो जाती है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं, क्योंकि जब तक इसका प्रैक्टिकल, क्योंकि हमारा अगर मैं आपको बताऊं तो रेफरेंस सिस्टम में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल यही है और सबसे क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, ठीक है। तो एक मैं डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूं, उसके बाद आपको सिखाता हूं, जैसे मैं कोई भी नोट्स वन नहीं, नोट्स वन में तो ज्यादा कंटेंट है मेरे पास, मैं एक कोई भी टेबल ले लेता हूं, जस्ट वेट करिएगा। कोई भी ले लो आप, MS ऑफिस ही ले ले। अच्छा इसमें वर्ड की फाइल है नहीं, वर्ड की फाइल है नहीं, अच्छा इसे ले लेता हूँ। नहीं ये भी नहीं, वर्ड की फाइल है नहीं किसी में। वर्ड की फाइल किसी में नहीं, थ्योरी नोट्स में। ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा इसी का ले ले, चल क्वेश्चंस वाला ही ले लेता हूं मैं, क्वेश्चंस वाला ही, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट ले लो आप। ये मैंने क्वेश्चंस वाला डॉक्यूमेंट ले लिया, ठीक है। अब देखना मैं इसका टेबल ऑफ कंटेंट बनाता हूं, अभी मेरे इसमें एक भी हेडिंग नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक भी हेडिंग नहीं है। अगर होगी तो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट, मैं रेफरेंसेस में जाऊंगा, टेबल ऑफ कंटेंट में जैसा हमें इंडेक्स चाहिए, जो भी इंडेक्स चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर दीजिए और टेबल ऑफ कंटेंट आपका ऐड, सॉरी यहाँ पे कर्सर नहीं करना था, हमें स्टार्टिंग में कर्सर करना था। टेबल ऑफ कंटेंट मैंने यहां पर सीधा ऐड कर दिया। अब क्या लिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिख क्या रहा है ये बता दीजिए। देखो क्या लिख के दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है, जस्ट वेट, ये दे रहा है क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। क्या लिखा है, क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो गया।
starting by applying heading style from the style gallery to the selected text, ठीक है। यानी आपने क्या है, आपके जो हेडिंग स्टाइल है उन्हीं के माध्यम से स्टाइल आपका शो किया जाएगा, ठीक है भाई। जैसे हमने स्टार्ट किया था ना, तो हमारे डॉक्यूमेंट में आप नजर देंगे एक भी हेडिंग नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमने एज अ हेडिंग बनाया ही नहीं है। अब यहां से मैं देखो, मैं एक वर्ड लेता हूं यहां पर, जैसे 1980 में लेता हूं और यहां पे लिखता हूं 1980। आपने सपोज इस 1980 को अपनी नजर में देखो, कभी कभी लोग क्या करते हैं ना कि इसे थोड़ा बड़ा बोल्ड कर देते हैं, इसे थोड़ा बड़ा कर दिया और उन्होंने कलर चेंज कर दिया, उन्होंने सोचा ये हेडिंग बन गया। अरे भाई, आपकी नजर में हेडिंग हो सकता है, डॉक्यूमेंट की नजर में हेडिंग नहीं है। डॉक्यूमेंट की नजर में हेडिंग के लिए आपको क्या करना होगा, आपको हेडिंग के रूप में सेलेक्ट करना होगा। यानी जैसे आप इसको, मैं जैसे ओएसएस को हेडिंग बनाना चाहता हूं, मैंने हेडिंग फर्स्ट अप्लाई किया, हेडिंग फर्स्ट अप्लाई किया। अब इसकी फॉर्मेटिंग आप करना चाहो जो कर सकते हो, यानी पहले हेडिंग लगानी होगी, उसके बाद जो फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हो। अब जैसे मैंने इसको कलर चेंज कर दिया, इसका कलर मैं रेड ले लेता हूं या जो भी ले लेता हूं। अब यहां से मैं अगर टेबल ऑफ कंटेंट में जाता हूं, ये अपडेट टेबल मुझे नजर आ रहा है, अपडेट टेबल। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा हेडिंग अपने आप अपडेट हो गया। आपने नोटिस किया कि हेडिंग ऑटोमेटिक अपडेट हो गया, यानी अपने आप। अब मैनुअली रूप से आपको ऐड करना है तो मैनुअली रूप से आप ऐड कर सकते हो। जैसे यहां पर जैसे वर्ड लिखना चाहो, क्या वर्ड लिखना चाहो, उसके बाद आप जो भी नंबर देना चाहो तो वो आप दे सकते हो, मैनुअली रूप से दे सकते हो। लेकिन आप वैसे ऐड नहीं कर सकते, वैसे ऐड नहीं कर सकते अगर आप सोचें तो। अब आप बोलेंगे सर ये टेबल ऑफ कंटेंट का फायदा क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट का फायदा क्या है? तो फायदा देखो, टेबल ऑफ कंटेंट का सिंपल सा फायदा है कि जब हम टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वहां पर हमें एक हाइपरलिंक जनरेट होती है। क्या होती है? हाइपरलिंक जनरेट होती है। यानी जैसे मैं इस ओएस पे क्लिक करूंगा, मेरा कर्सर इस हेडिंग पर मूव कर जाएगा। ये फायदा होता है हमें। बाकी किसी टैग को ऐड करना है तो अपनी तरफ से आप ऐड कर सकते हो। ये रहा वही यहां से तरीका ऐड करने का, ये रहा। इंडेक्स में कोई भी टेक्स्ट आपको ऐड करना है लेवल 1 के ऊपर, सॉरी यहां से मैं जैसे लेवल 1 के रूप में ऐड करना चाहता हूं, लेवल 1 के रूप में यहां से मैं ऐड करना चाहता हूं लेवल 1। तो आप लिख दीजिए, मैं यहां पे लिखता हूं जैसे अ वर्ड, मैंने वर्ड लिखा, ठीक है। अब इस पर हाइपरलिंक आपका क्रिएट, क्योंकि वर्ड आपने अपने डॉक्यूमेंट में वर्ड कहीं पर है नहीं, इसीलिए आ रहा है, वो हाइपरलिंक क्रिएट नहीं है। तो अपने हिसाब से आप डॉक्यूमेंट को पूरी तरीके से अपडेट करा सकते हैं, जैसे करना है आपको, जैसे करना है वैसे, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए टेबल ऑफ कंटेंट, तीनों अपडेट ऐड, तीनों समझ में आ गए। ये मेन तरीका है, ये मेन है। बाद में आपने जैसे अगर हेडिंग बना रखी है, जैसे अगर मैं नया डॉक्यूमेंट लूं और वहां पे आपने हेडिंग बना रखी थी तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा, ऑटोमेटिक ले लेगा। लेकिन जब तक आप हेडिंग नहीं बनाओगे तब तक एक भी टास्क नहीं आएगा। और टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल लास्ट में हमारे पास टेबल ऑफ अथॉरिटी है। टेबल ऑफ अथॉरिटी जो है ना, टेबल ऑफ अथॉरिटी और टेबल ऑफ कंटेंट में यही मेन डिफरेंस है। यानी टेबल ऑफ अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो टेबल ऑफ अथॉरिटी भी हमारा लिस्ट को, हमारा जो स्टेट लिस्ट के केसेस होते हैं, स्टेटस होता है, और बाकी हमारे जो अदर अथॉरिटी साइटेशन होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में, उनकी एक लिस्टिंग तैयार करता है। यहां पर भी लिस्टिंग बनती है, यहां पर भी लिस्टिंग बनती है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये होता है कि टेबल ऑफ अथॉरिटी में हमारा कोई हाइपर लिंक नहीं होता, जबकि टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे पास हेडिंग की दो चीजें रहती है। वो हेडिंग्स आते हैं और वो किस पेज नंबर पर ये भी आते हैं, और हाइपरलिंक दोनों पर आता है। हाइपरलिंक जरूर आता है। हाइपरलिंक से क्या होता है, हम उस ऑटोमेटिक उस कमांड पर मूव कर जाएंगे भाई, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाता है हमारा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। यहां से बस आप डेफिनेशन के साथ अगर जाते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। डेफिनेशन मीन होता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा फुट नोट। फुट नोट, अब आप बोलोगे सर ये फुट नोट और एंड नोट, हमने एक कमांड और पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, जब हम एंड नोट फुट नोट की बात करते हैं तो एक कमांड हमने पढ़ी है, अगर आपको थोड़ा सा याद हो। क्या सर? आपने फुट नोट के और एंड नोट से पहले आपने हेडर फोल्डर पढ़ रखा है क्या? आपने
हेडर फूटर रखा है। सर हेडर क्या था? सर टॉप ऑफ द पेज था। सर टॉप ऑफ द पेज हमारा हेडर था। सर बॉटम ऑफ द पेज हमारा फूटर था। ये हेडर फूटर हमने यही पढ़ रखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहां पर दो नई और मिल जाती, फुट नोट और एंड नोट, ठीक है ना, फुट नोट और एंड नोट। अगर मैं फुट नोट एंड नोट की बात करूं तो फुट नोट एंड नोट का लोकेशन क्या है? फुट नोट और एंड नोट की लोकेशन, यानी आप अगर फुट नोट जैसे हेडर से ऊपर, यानी यहां तक हेडर है तो हेडर से यानी बॉटम ऑफ द पेज, ये भी बॉटम ऑफ द पेज रहता है लेकिन हेडर से ऊपर रहता है। और जो एंड नोट होता है, एंड नोट ये ऐसा नोट है जो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, क्या एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट की बात करता है। क्लियर हुआ? डॉक्यूमेंट का जो लास्ट पेज होगा वहां पर जो नोट लगता है उसे हम एंड नोट कहते हैं। लेकिन फूटर और फुट नोट में कंफ्यूजन होता है। फूटर देखो, फूटर होता है वो हर पेज पर समान होगा। अगर आप ऑडिबल लगाया तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन फूटर हमारे हर पेज पर समान जाता है, जबकि फुट नोट हर पेज पर अलग अलग हो सकता है। वो पेज की कंटेंट के हिसाब से होता है। आपने अगर नोटिस किया हो, जब आप स्कूलिंग में थे तो जैसे हमारे स्कूलिंग में जो संस्कृत और जो हिंदी की टेक्स्ट बुक हुआ करती थी, वहां पर किसी वर्ड को हाईलाइट करके उसका डेफिनेशन, उसका मीनिंग हम नीचे लिख देते थे। तो जो मीनिंग लिखा जाता था, वो जो एरिया था वहां, उसे हम फुट नोट कहते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार नोट्स की मदद से इसे समझने का प्रयास करते हैं कि नोट्स में क्या बोला जा रहा है। नोट्स में क्या बोला जा रहा है उस चीज के हम एक बार डेफिनेशन को डिफाइन कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं सॉरी, टेबल ऑफ कंटेंट में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तीन मेन कमांड्स हैं, तो तीनों को आप एक बार याद रखा तो एक बार से काम हो जाएगा। चलिए, फुट नोट और एंड नोट में पहला डेफिनेशन फुट नोट का है। फुट नोट में अगर डेफिनेशन की बात करें तो बहुत सिंपल सी मैंने डेफिनेशन बताई थी कि जब बॉटम ऑफ द पेज की बात करते हैं, बॉटम ऑफ द पेज के नीचे की बात करें तब फुट नोट होता है। लोकेशन मैंने आपको बता दिया कि बॉटम ऑफ द पेज होता है। इसके अलावा आप पेज के बॉटम में तो लगा सकते हो, हर पेज के हर टेक्स्ट के नीचे भी आप फुट नोट लगा सकते हैं। यानी कोई टेक्स्ट लिखा है उसके नीचे अगर आपको कोई नोट डालना है तो एज अ फुट नोट ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप फुट नोट और एंड नोट दोनों के कंटेंट को आपस में कन्वर्ट करा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टकट की यहां पर एक और मिल जाती है, कंट्रोल अल्ट टैब। ये फुट नोट की शॉर्टकट ऐप से याद रखना, ऐप से काम हो जाएगा। वहां की फिगर आपके सामने है, फिगर से आप मदद ले सकते हैं। देखो फुट नोट यहाँ पर है, लोकेशन हमने देख ली। ये कंप्लीट एक ही आपका डायलॉग बॉक्स होता है फुट नोट एंड नोट का। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फुट नोट एंड नोट जब हम क्लिक करते हैं तो वहां पर जो डायलॉग बॉक्स का नाम है वो क्या है? सर फुट नोट एंड नोट होता है। यहाँ पर कितने सेक्शन, मोस्ट ऑफ द केस में 4 ही होते हैं। जैसे लोकेशन में हमारे दोनों हैं। दूसरा है फुट नोट का लेआउट, हम लेआउट कौन चाहते, मोस्ट ऑफ द केस में कॉलम सेक्शन चाहिए या मैच कॉलम चाहिए, जो भी लेना है। फॉर्मेट की बात करें, नंबर फॉर्मेट चाहिए आपको, लिस्ट फॉर्मेट चाहिए, किस फॉर्मेट में आप ले जाना चाहते हो। और जैसे हम लिस्टिंग लगाते हैं, क्योंकि जब फुट नोट में कंटेंट लिखा जाता है वो एज अ लिस्टिंग फॉर्मेट में रहता है। तो लिस्टिंग हमने पढ़ी है, नंबर और बुलेट दोनों यूज होते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। बाकी अगर स्टार्ट की पोजीशन में डिफाइन करनी है, अगर हमें नंबरिंग कंटिन्यूअस दिखाना है या फिर कुछ रैंडमली दिखाने, उस आधार पर अप्लाई चेंजेस में हमारे पास 2 ऑप्शन मेन रूप से मिलते हैं, एक होल डॉक्यूमेंट और दूसरा दिस पॉइंट फॉरवर्ड। कौन सा मिलता है? होल डॉक्यूमेंट दिस पॉइंट फॉरवर्ड। ये हम ऑलरेडी लेआउट टैब में पढ़ के आ चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एंड नोट की डेफिनेशन फुट नोट से जस्ट अपोजिट हो जाती है, यानी ये एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट की बात करता है, यानी डॉक्यूमेंट ऐसा नोट जो डॉक्यूमेंट के लास्ट में लगता है। ठीक है ना, तो इसकी लोकेशन हमें एक तो समझ में आ गई। दूसरा, अगर आपने एक डॉक्यूमेंट में कोई सेक्शन ब्रेक लगा रखा है, क्योंकि सेक्शन ब्रेक पे भी कहीं ना कहीं हमारा डॉक्यूमेंट ब्रेक हो जाता है, तो वहां पर भी आप ऐड कर सकते हो एज अ एंड नोट। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है। यहां से एंड नोट की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन के सजा से कंट्रोल अल्ट के साथ हमने फुट नोट देखा और डी के साथ हमारा एंड नोट हो जाता है। बाकी लोकेशन अप्लाई फॉर्मेट वही है जैसे हम सीधा यूज करते थे, किसके लिए? फुट नोट के लिए। जैसे नंबर फॉर्मेट में आपको जो नंबर लेआउट देने, स्टार्टिंग का पोजीशन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस करना है या फिर अप्लाई चेंजेस कहां पर करनी है, तो यहां पर हो जाता है
हमारा एंड नोट और फुल नोट फिनिश, ठीक है। चलिए, तो जैसे आप आगे जाओगे तो आगे जाने पर हमें अगला कमांड मिलेगा कमेंट। कौन सा मिलेगा? कमेंट। यानी रेफरेंसेस टैब में हम कमेंट को भी ऐड करा सकते हैं। रेफरेंसेस टैब में कमेंट यहां पर कहां आ गया, सॉरी, ये तो रिव्यू टैब का है पार्ट, रिव्यू टैब का पार्ट है, यहां पर कैसे दे दिया मैंने, ये आपका यहां पर नहीं आना चाहिए। कमेंट जो है वो रिव्यू टैब का एरिया है भाई, रिव्यू टैब का पार्ट है, यहां पर नहीं है, इसे होल्ड कर दीजिए। नेक्स्ट है साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। साइटेशन, इसका डेफिनेशन समझिए, इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आते साइटेशन बिब्लियोग्राफी पर। इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही आता है कि इनमें कौन सी कमांड है कौन सी नहीं है, बस इतना सफिशिएंट है। तो साइटेशन और बिब्लियोग्राफी हमने देख लिया कि जब हम साइटेशन और बिब्लियोग्राफी, एक चीज हमें नजर आ रही है कि लाइब्रेरी से रिलेटेड जब कोई टास्क दिया जा रहा हो लाइब्रेरी से रिलेटेड, तो वहां पर हमें साइटेशन और बिब्लियोग्राफी के साथ जाना होगा। तो वहां से अगर सर इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन तो आपने समझा दिया, मतलब क्या है, मतलब ये कि साइटेशन और बिब्लियोग्राफी में अपने डॉक्यूमेंट में जब हम, जैसे मैंने कोई नोट्स बनाया, सपोज दैट मैंने एमएस वर्ड का जैसे नोट्स लिया है, नोट्स बनाया है आपको, उस नोट्स में मेरे सोर्स कहां पर हैं, मैंने सोर्स कहां से लिए, उन सोर्स को मैनेज करने का काम इसी साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी में होता है। मतलब मैंने किसी ऑनलाइन वेबसाइट को फॉलो किया है, मैंने किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो किया है, किसी बुक को किया है, किसी व्यक्ति की मदद ली है, तो वो सारी चीजें हम इसे जो मैंने सोर्स होता है डॉक्यूमेंट के लास्ट में इसकी पोजीशन रहता है, उसे हम ऐड कर सकते हैं। बाकी कमांड ज्यादा जरूरी है, जैसे साइटेशन बिब्लियोग्राफी तो दो कॉमन है क्योंकि कमांड ग्रुप का नाम है। पहला है मैनेज सोर्स, अगर पूछा जाए कि मैनेज सोर्स कमांड आपको कहां मिलेगी, सर रेफरेंसेस टैब के साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी कमांड ग्रुप के अंदर। स्टाइल कहां पे मिलेगा, सर स्टाइल भी यहीं पे मिलता है, जो स्टाइल्स कमांड ग्रुप है आपका वो होम टैब में, लेकिन स्टाइल कमांड आपको यहां पर मिलती है। बिब्लियोग्राफी हमने समझ ही लिया, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार डेफिनेशन पढ़ना है तो डेफिनेशन के साथ डील कर सकते हो। क्या है? यदि, मैं लिखा है यदि आपके डॉक्यूमेंट में, यदि आपके डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, यदि आपके डॉक्यूमेंट में किसी और का काम है, किसी और का काम है, या आप अपने डॉक्यूमेंट में मौजूदा जानकारी के सोर्स के बारे में रीडर को बताना चाहते हैं, तो फिर इस समूह का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने वही बताया था कि आपने नोट्स में कंटेंट कहां से लिया है, अगर उस चीज को आप मेंशन करना चाहते हैं तो साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का आप यूज कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट के अंत में साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी समूह द्वारा रेफरेंसेस दे सकते हैं। अगर ये डेफिनेशन समझ में आ गई तो ये मान के चलना पूरा साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी आपकी समझ में आ चुका है। ऐड करने के तरीके भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट में बहुत अच्छे से बता रखे हैं, जैसे आपको बिब्लियोग्राफी कैसे क्रिएट करनी है, साइटेशन कैसे क्रिएट करना है, रेफरेंस कैसे की, देखो तीनों चीजें एक ही होती हैं, रेफरेंस और हमारा बिब्लियोग्राफी साइटेशन, बस इनका पॉइंट अलग हो जाता है। पॉइंट क्या है, जैसे रेफरेंसेस में जाएंगे तो स्टाइल के अंदर हमें साइटेशन स्टाइल को सेलेक्ट करना होगा, तभी हमारा साइटेशन क्रिएट होगा, ठीक है ना। फिर हमें सेलेक्ट इंसर्ट साइटेशन पे जाना है, वहां से हमें सोर्स को ऐड करना होगा। ऐसे हम बिब्लियोग्राफी और बाकी चीजों की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्रिएट बिब्लियोग्राफी है, तो अगर आपको साइटेशन क्रिएट करना आ गया तो बिब्लियोग्राफी यहां से क्रिएट करना सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट कैप्शन है, लेकिन उससे पहले हम इंडेक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है मैंने बहुत अच्छे से लिख रखा है। आप डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज के लिए अलग अलग इंडेक्स भी बना सकते हैं। यानी अभी जो हमने इंडेक्स सूची बनाई थी वो पूरे डॉक्यूमेंट का था, और उसके लिए जो कमांड थी टेबल ऑफ कंटेंट थी, क्लियर। लेकिन अगर हमें हर पेज का इंडेक्स बनाना है तो उसके लिए हमें इंडेक्स कमांड का यूज करना होगा। जिस तरह आप टेबल बनाते हैं जो पूरे डॉक्यूमेंट के लिए, जिसलिए टेबल बनाते हैं जो पूरे डॉक्यूमेंट के लिए होता है, टेबल ऑफ कंटेंट, ये पूरा नहीं लिखा, टेबल ऑफ कंटेंट, इसी तरह किसी पेज या टॉपिक के लिए इंडेक्स बना सकते हैं, जिसे लिस्ट ऑफ टॉपिक भी कहते हैं। तो इंडेक्स से क्या है, किसी सिंगल पेज का आपको इंडेक्स तैयार करना है तो उसी के लिए आप इंडेक्स मतलब
कमांड का यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब चलते हैं आगे कैप्शंस के अंदर। तो कैप्शन का मतलब क्या होता है, अगर डेफिनेशन समझ लिया तो फिर आपको मतलब आगे भी समझ में आएगा। देखो कैप्शन का मतलब होता है, कैप्शन एक न्यूमेरिक लेबल होता है। क्या होता है सर? न्यूमेरिक लेबल होता है जो एक फिगर या फिर किसी टेबल, इक्वेशन या फिर किसी अदर ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन किया जाता है या अदर ऑब्जेक्ट के लिए ऐड किया जाता है। एग्जांपल आपके सामने, जैसे फिगर 1 इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल, जैसे मैंने वही चीज बोली थी कि किसी टेक्स्ट को बड़ा करना, उसका कलर चेंज कर देना, फॉन्ट चेंज कर देना, ये आपकी नजर में हेडिंग हो सकता है लेकिन डॉक्यूमेंट की नजर में हेडिंग नहीं है। इसी प्रकार अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में ध्यान सुनना, जैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर इंसर्ट करा ली तो आपकी नजर में तो पिक्चर है लेकिन डॉक्यूमेंट की नजर में ये पिक्चर नहीं है। जब तक आप इसे कैप्शन नहीं दोगे तब तक डॉक्यूमेंट इसे पहचान ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आप किस पिक्चर की बात करें उसे कैसे पता। ये पिक्चर है सपोज दैट, इसकी मैं मल्टीपल कॉपीज बना दूं, अब यहां से मल्टीपल कॉपीज बनाने से हमारे पास सीधा ऑप्शन क्रिएट हो जाता है कि हम कैसे डिफाइन करें कि सर कौन सी इसमें बोली जा रही है। अब ये देखो क्लियर है। अब इसमें कौन सी, जैसे मैं अगर गो टू करूं और मुझे किसी इमेज को, ग्राफिक को फाइंड आउट करना, ग्राफिक का नंबर क्या लिखूंगा? क्योंकि जब हम फाइंड करते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम फाइंड करते हैं, देखो जब मैंने फाइंड किया तो फाइंड करने पर मुझे पूछा जा रहा है, फाइंड में मैंने ग्राफिक लगाया, ठीक है ना, फाइंड में मैंने किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। अगर मैं टेबल फाइंड करना चाहता हूं, मैं कोई ग्राफिक फाइंड करना चाहता हूं, इक्वेशन करना चाहता हूं, ऑब्जेक्ट करना चाहता हूं, तो वो सीधा नंबर पूछता है कि उसका नंबर बता दीजिए। अब आपको तो नंबर ही नहीं पता। क्यों? क्योंकि आपने खुद की नजर में तो बना लिया कि सर वो टेबल है, वो इक्वेशन है, वो ऑब्जेक्ट है, ग्राफिक है, लेकिन डॉक्यूमेंट को थोड़े ही पता है ना। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपकी नजर में तो चीजें हैं लेकिन डॉक्यूमेंट की नजर में बनाने के लिए हमें चीजों को डिफाइन करना होता है। तो जब किसी टेबल, किसी ग्राफिक या किसी इक्वेशन के नाम को डिफाइन करना चाहते हैं तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं सर? कैप्शन का यूज करते हैं। और कैप्शन एज अ नंबर लेबल होता है, वहां पर जैसे ही डिफाइन करेंगे तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ऐड करने का सिंपल सा तरीका है, कैप्शन में जाओ आपका ऐड हो जाएगा, कैप्शन में जाओ आपका सीधा ऐड हो जाएगा। सीधा जाने पे जैसे कैप्शन में गए, कैप्शन में मैंने सेलेक्ट किया इंसर्ट कैप्शन, अब फिगर है, 1 है, 2 है, जो भी देना है आप देखिए, मेरे फिगर बना गया। अब यहाँ पे कैप्शन दे दीजिए, कैप्शन यहाँ पे फिगर क्या देना है आपको, फिगर जैसे मैं 9 दे दूं, 19, जो भी फिगर देना है आपका। इससे फिगर हमें कौन सा देना है, यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन यहाँ से ही मिल जाता है, राइट क्लिक करोगे तो यहाँ से ही फिर मिल जाता है। क्लियर? चलिए, तो अब यहाँ पे तीनों का नाम अलग अलग आ रहा है, देखो फिगर 1 2 3। अब हमें फाइंड करना है। अब अगर मैं कंट्रोल जी करूं और यहाँ पर मुझे ग्राफिक ढूंढना है, मैं लिखता हूं 3, तो जैसे ही गो टू करूंगा तो मेरा कर्सर 3 पे पहुंचना चाहिए, मेरा गो टू कर्सर 3 पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि मैंने सही सिलेक्शन किया है। ग्राफिक या ऑब्जेक्ट कुछ भी ले लो, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। जैसे टेबल ले लेते हैं, जैसे इसका नाम मैं अगर टेबल चेंज करूं, फॉर्मेट में जाके मैं नाम ही चेंज कर दूं, जस्ट वेट 1 मिनट जाके, मैंने इसका नाम चेंज कर देना है, मैंने इसे नाम चेंज कर देना है। मैं इसका टेबल ऑफ, जैसे फिगर 1 देखो, टेबल फिगर 1, ये टेबल आ गई, और यहाँ पर मैं टेबल दूसरी ले लेता हूँ, इसमें मैं टेबल दूसरी ले लेता हूँ।
ठीक है, अब यहां से क्या होगा, हम फाइंड आउट करेंगे, सॉरी कंट्रोल जी करेंगे, टेबल में सेकंड पे जाऊं तो ऑटोमेटिक मेरा कर्सर टेबल 2 पे जा रहा है। मेरा ऑटोमेटिक कर्सर अगर मैं टेबल 1 करूं तो 1 पे मेरा कर्सर अपने आप पहुंच जाएगा, 1 पे पहुंच जाएगा। अगर मैं थर्ड लिखता हूं तो थर्ड पे पहुंच जाएंगे। यानी जो भी करना है पहले हमें टेबल को फाइंड आउट, टेबल को हिंट कराना होगा, ये अपने आप ऑटोमेटिक आ गए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैंने लिख रखा भी है कि तीनों चीजों के लिए हम यूज करते हैं कैप्शंस, आपका फिगर, टेबल, इक्वेशन एंड अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे टेबल ऑफ अथॉरिटी, लास्ट कमांड है हमारे पास टेबल ऑफ अथॉरिटीज। टेबल ऑफ अथॉरिटी क्या होती है, जब लीगल डॉक्यूमेंट आपको मतलब एक बार पढ़ते हैं, टेबल ऑफ अथॉरिटी लिस्ट रेफरेंस इन अ लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट में अगर आपको एज अ नंबर रूप में रेफरेंस अपीयर कराना है तो वहां पर हम टेबल ऑफ अथॉरिटी को क्रिएट करते हैं। मतलब आप लीगल डॉक्यूमेंट साबित करना चाहते हैं या लीगल डॉक्यूमेंट में आपको एक रेफरेंसेस का एक लिस्टिंग तैयार करना है। देखो दोनों में डिफरेंस क्या था, हमारे मतलब टेबल ऑफ कंटेंट में और टेबल ऑफ अथॉरिटी में दोनों में लिस्टिंग तैयार होती है, लेकिन वहां पर हम यूज करते थे हाइपरलिंक, यहाँ पर कोई हाइपरलिंक नहीं होता है। बाकी रेफरेंसेस की कैटेगरी में अगर हम जाएं तो वहां पर हमें नंबर ऑफ पेजेस और हमारा डिस्प्ले टेबल ऑफ अथॉरिटी का जो कंटेंट है वो दोनों के दोनों हमें नजर आता है, लेकिन साइटेशन और बिब्लियोग्राफी की तरह हम इसका यूज करते हैं। जैसे हम रेफरेंस सोर्स दिखाते थे, सेम वही है। आगे नेक्स्ट कमांड, यानी यहां से हमारा कंप्लीट हो जाता है रेफरेंसेस कमांड। रेफरेंसेस कमांड में यही सारी कमांड्स थी। ठीक है, चलिए, लेकिन यहां पर जैसे हम रेफरेंसेस कमांड पे आए थे तो हमें एक चीज नजर आई, आप लोगों को आई कि नहीं आई, मुझे जरूर दिखा क्रॉस रेफरेंस। क्या देखा, क्रॉस रेफरेंस। सर ये तो हमने कहीं और भी पढ़ा है। अच्छा, क्रॉस रेफरेंस कहां पढ़ा, एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, जिससे मुझे लग जाएगा कि आप लोग एक्टिव हैं। मैं बढ़ता हूं आगे। आगे हमारे पास मिलता है कौन सा, सर रिव्यू टैब। कौन सा है, रिव्यू टैब। जैसे हमने अगले टैब का नाम दिया, नाम देते ही अगला मैसेज आता है, सर ग्रुप का नाम बताइए, ग्रुप का नाम बताइए। तो ग्रुप में हमें जो ग्रुप पढ़नी है, सर प्रूफिंग है, इनसाइट्स है, हमारा लैंग्वेज है, कमेंट है। आगे जाएं तो हमें आगे जाने पर चेंज ट्रैकिंग मिलता है, ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग से संबंधित चेंज है, कंपेयर है और प्रोडक्ट है। ये वो कमांड ग्रुप है जो हमारे रिव्यू टैब के अंदर आते हैं। अच्छा, रिव्यू टैब का हमने नाम क्या दिया था, रिव्यू टैब का हमने नाम क्या दिया, रिव्यू टैब। जब भी चेकिंग की बात आए, किसकी बात आए, जब भी चेकिंग की बात आएगी तब हम रिव्यू टैब के साथ जाते हैं। इस चीज को आप लिख लेना, चेकिंग मतलब रिव्यू टैब, चेकिंग मतलब रिव्यू टैब। अगर हम बात करें इनकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन के लिए हमें इन कमांड ग्रुप में पहले कमांड को समझना होगा। तो प्रूफिंग है, प्रूफिंग में पहली बार जब लेटेस्ट वर्जन की बात आती है तो प्रूफिंग में हमारे पास सिर्फ 3 कमांड होती है। कौन कौन सी, सर स्पेलिंग एंड आइकॉन जरूर याद रखना, एबीसी पर राइट है, ये स्पेलिंग एंड ग्रामर का है, थिसोरस पे बुक है, और एबीसी 1 2 3 ये वर्ड काउंट का आइकॉन है, एबीसी 1 2 3 ये वर्ड काउंट का आइकॉन है। क्लियर। अब ये तीनों कमांड की डेफिनेशन क्या है, देखो स्पेलिंग एंड ग्रामर, जब हमें स्पेलिंग या फिर कोई ग्रामेटिकल एरर वाले वर्ड की चेकिंग करनी है तो वहां पर हम स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड का यूज करते हैं। और स्पेलिंग ग्रामर के जैसे ही हमारे माइंड में क्लिक हुआ वैसे ही हमारे माइंड में एक चीज हमारे माइंड में ऑटोमेटिक आ रही होगी, सर जिसका नाम F7 है। F7 को भी हमने नाम दिया था चेकिंग का, यानी चेकिंग की जब भी बात आई तब हमें F7 के साथ जाना होगा। क्लियर। यानी स्पेलिंग चेकिंग के लिए जो कमांड यूज की जाती है वो हमारी F7 ही होती है। क्लियर। लेकिन वहां से हमने एक चीज और सीख ली थी कि जब हम थिसोरस की बात करते हैं, जब हम थिसोरस की बात करते हैं तो थिसोरस के लिए हमारे पास क्या था, सो शिफ्ट F7 था। क्या था, शिफ्ट प्लस F7 था। लेकिन डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन में हमारे पास क्या मिला, डेफिनेशन में जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर का हमने देख लिया कि जब स्पेलिंग या ग्रामेटिकल कोई एरर, अब जब एरर की बात आती है तो हमारे पास एरर के कुछ कलर्स आते हैं। जैसे अगर हम रेड कलर की जिगजैग लाइन की बात करें, जो हमारे रेड कलर की जिगजैग लाइन आती है वो हमें स्पेलिंग को डिफाइन करती है। वहीं अगर हम बात करें ब्लू कलर जो कि कॉमन होता है, अगर आप पुराना वर्जन यूज करो तो ब्लू और ग्रीन में डिफरेंस मिलेगा, ब्लू और ग्रीन में डिफरेंस मिलेगा।
अगर मैं बात करूं ब्लू एरर लाइन की, ब्लू एरर लाइन, तो ये हमारा ग्रामेटिकल एरर दिखाती, ग्रामेटिकल वाला। वहीं एक येलो लाइन भी, आपको येलो लाइन भी कभी कभी मिल जाती है। सर ये हाईलाइट को डिफाइन करती, किसको? हाईलाइटर को डिफाइन करती है, हाईलाइट को डिफाइन करती है, ठीक है। यानी रेड लाइन स्पेलिंग एरर को, ब्लू लाइन हमें ग्रामेटिकल, वैसे अगर पुराने वर्जन का आप यूज करें तो वहां पर ग्रामेटिकल एरर के लिए हम ग्रीन लाइन का यूज करते हैं, ग्रीन लाइन का। लेकिन ग्रीन लाइन हमारे लेटेस्ट वर्जन में नहीं आती है। लेटेस्ट वर्जन में ग्रामेटिकल पूछा जाए तो हम ब्लू के साथ सीधा जाते हैं, क्योंकि अगर स्पेशल और जनरल, देखो स्पेशल केस में जाओगे तो वहां ग्रीन लाइन लगाओगे। आपका जो ग्रामेटिकल एरर के लिए अगर मैं बात करूं, ग्रामेटिकल एरर जब भी आए तो अगर स्पेशल कोई केस है तब आप ग्रीन लाइन के साथ जाओगे, वैसे नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए बाकी आते हैं थिसॉरस। अगर थिसॉरस के डेफिनेशन की मैं बात करूं, थिसॉरस का जो डेफिनेशन है, तो थिसॉरस का यूज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के लिए यूज किया। जब किसी वर्ड का हमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स फाइंड करना है तो हम थिसॉरस के साथ जाते हैं। वर्ड काउंट, ये एक ऐसी कमांड है जिसे हमें स्टैटिक मिलता है, यानी वर्ड काउंट ऐसी कमांड है जो हमारे डॉक्यूमेंट का एक स्टैटिक शो करता है। सर स्टैटिक क्या होता है? तो स्टैटिक के लिए हमें वर्ड कमांड जो है उसके डायलॉग्स पर जाना होगा, तभी हम उसके स्टेटस को स्टैटिक्स को समझ पाएंगे। जैसे ये मेरे पास वर्ड काउंट का स्टैटिक का डायलॉग्स है, ठीक है ना। इसकी मदद से मैंने एग्जांपल को समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं आपको नजर आ रहा होगा कैसे। देखो वर्ड काउंट का स्टैटिक में पहला पॉइंट तो ये आता है कि सर पेजेस को, वर्ड को, कैरेक्टर, पैराग्राफ्स और लाइन, यानी जब अपने डॉक्यूमेंट में नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ वर्ड, नंबर ऑफ पैराग्राफ, नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ स्पेस, स्पेस दो प्रकार के होते हैं, नो स्पेस और विथ स्पेस, यानी विदाउट स्पेस और स्पेस की बात करें तो वहां पर काउंटिंग अलग होती है। अब इनका दो तीन प्रकार से वर्ड काउंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि हमारे वर्ड काउंट कमांड का यूज हम क्यों करते हैं। तो वर्ड काउंट कमांड का जो यूज किया जाता है वो हमारे डॉक्यूमेंट के स्टैटिक के लिए किया जाता है, ठीक है ना। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? सर काउंटिंग के लिए करते हैं। अब काउंटिंग में सर क्या आता है? सर सबसे छोटा क्या होता है? सर लेटर होता है, तो लेटर की काउंटिंग, या फिर कैरेक्टर होता है तो कैरेक्टर की काउंटिंग। लेटर और कैरेक्टर दोनों चीजें एक ही होती हैं, लेकिन लेटर और कैरेक्टर में दो चीजें होता है, यानी स्पेस के साथ और विदाउट स्पेस के साथ, ठीक है। वहां पे हो गया। अब लेटर से मिलके क्या बनता है? सर लेटर से मिलके हमारा वर्ड बनता है, तो वर्ड की काउंटिंग होती है। वर्ड से मिलके क्या बनता है? तो वर्ड से मिलके पैराग्राफ बनता है, या फिर सेंटेंस की काउंटिंग नहीं करता है, सेंटेंस की काउंटिंग नहीं करेगा पैराग्राफ, लेकिन पैराग्राफ में लाइन भी होती है, तो लाइन और पैराग्राफ दोनों की काउंटिंग करता है, और पैराग्राफ को मिला के हमारा पेज बनता है, तो पेज की काउंटिंग करेगा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये भी पूछा गया था कि जब वर्ड काउंट स्टैटिक हम डायलॉग्स ओपन करते हैं तो इसमें जो ऑप्शन आते हैं जहां से वो हमारे वर्ड्स इस पे पैराग्राफ को लेता है, उसमें टेक्स्ट बॉक्स और फुट नोट और एंड नोट, इनको इंक्लूड कर सकते हो, आप एक्सक्लूड कर सकते हो। मतलब क्या है? यानी जब आप अपने डॉक्यूमेंट में काउंटिंग करना चाहते हैं तो आपने कंटेंट टास्क बॉक्स में लिख रखा है, आपने कंटेंट फुट नोट में लिख रखा है, आपने कंटेंट एज अ नोट एंड नोट में लिख रखा है, तो क्या आपको उनकी कंटेंट को भी स्टैटिक यानी काउंटिंग करनी है तो आप यहाँ पे इंक्लूड, और डिफॉल्ट रूप से यही रहता है। बाकी क्वेश्चन ये भी पूछा है कितनी चीजों को स्टैटिक किया जाता है, तो ये याद रखना है कैरेक्टर, लाइन, वर्ड, लाइन, पैराग्राफ और आपका पेजेस, ठीक है। बाकी टोटल मिला के आपने काउंटिंग कर ली है, ठीक है। आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर हमें सीधा अगला कमांड मिलता है स्मार्ट लुकअप। स्मार्ट लुकअप का डेफिनेशन क्या है? तो स्मार्ट लुकअप का डेफिनेशन है कि जब आपको किसी वर्ड का कोई वर्ड आपने सेलेक्ट किया, उस वर्ड के बारे में आप डेफिनेशन डिफाइन करना चाहते, उससे रिलेटेड इमेज सर्च करना चाहते हैं, अदर रिजल्ट चाहते हैं ऑनलाइन सोर्स के माध्यम से, तो आप स्मार्ट लुकअप, देखो स्मार्ट का मतलब है मतलब एक्सीलेंट तरीका, और लुकअप मतलब होता है देखना।
स्मार्ट लुकअप ऑटोमेटिक डेफिनेशन नजर आ रही, देखना, यानी किसी वर्ड का आपने सिलेक्शन किया, उसका मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, उससे रिलेटिव दिखता कैसा है। तीसरा क्या था, मतलब उसका डेफिनेशन, उसका इमेज और अदर कोई रिजल्ट, जो भी एग्जांपल्स वगैरह आपको चाहिए, तो वो सारी चीजें हमें यहां पर मिल जाती है स्मार्ट लुकअप के अंदर। ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेट कर सकते हैं, लैंग्वेज कोई ऐड करनी तो लैंग्वेज भी कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट है कमेंट। कमेंट क्या होता है सर, कमेंट आपने इंसर्ट में भी पढ़ा था, आपको याद है, मैंने आपसे पूछा भी था एक क्वेश्चन कि हमारा क्रॉस रेफरेंस वो की, जो कि हम इंसर्ट कमांड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब कमेंट में जाओगे तो कमेंट में, कमेंट एक ऐसा नोट होता है जो हम एक्स्ट्रा रूप से अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करते हैं, इसे डिफाइन कर सकते हैं। कमेंट में हमारे पास जो कमांड है वो कमेंट से रिलेटेड है, डिलीट, प्रीवियस, नेक्स्ट एंड शो कमांड। इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम जो फंसाती है हमारे रेफरेंस सिस्टम में, जो सबसे कंफ्यूज वाली कमांड है वो ट्रैकिंग है। अब ट्रैकिंग में पहले मैं कमांड पढ़ के बताता हूं, क्यों, क्योंकि ट्रैकिंग का जितना बाकी प्रैक्टिकल इंपोर्टेंट है उससे कई गुना ज्यादा इंपोर्टेंट हमारे ट्रैकिंग में कौन सी कमांड आती है। चलिए, तो ट्रैकिंग में सबसे पहले आती है ट्रैक चेंज, हमारा ऑल मार्कअप, शो मार्कअप और रिव्यू पेन, ये 4 कमांड अवेलेबल है हमारे ट्रैकिंग के अंदर। एंड नेक्स्ट अगर हम चेंजेस की बात करें, एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड डिलीट, तो ये जो चेंजेस में है, ये एक्सेप्ट, रिजेक्ट है, ये बिल्कुल ट्रैक चेंज पर डिपेंड करते हैं। ट्रैक चेंज क्या होता है, जैसे मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाया और उस डॉक्यूमेंट को नेटवर्क में शेयर कर दिया, जैसे जितने भी स्टूडेंट आपको नजर आ रहे हैं, मैंने जैसे किसी अमन को भेजा, सोनू को भेजा और रोहन को, 4 लोगों को मैंने शेयर किया ये डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। अब इस डॉक्यूमेंट में जो भी परिवर्तन होगा, अब कौन कौन से परिवर्तन वो ट्रैक चेंज में कर सकते हैं, इस बात को हमें ज्यादा समझना होगा, ठीक है। तो ट्रैक चेंज का डेफिनेशन क्या निकला, यानी डॉक्यूमेंट हमने बनाया, उस डॉक्यूमेंट को हम अपने दोस्तों या जो भी आपके कलीग्स है, जो डिपेंड कर, जैसे मैं हूं, मेरे यहाँ पे जो काम करते हैं और मेरे जो सर है, मैं उनको डॉक्यूमेंट चेक कराना चाहता हूं, तो मैं इनको साथ नेटवर्क में शेयर कर दूंगा। अब मैंने डॉक्यूमेंट भेज दिया, ऐसे ही भेज दिया विदाउट ट्रैक चेंज। देखो, ट्रैक चेंज और वैसे ही भेज रहे, दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस समझिए। तो बिना डिफरेंस से आपका काम नहीं होगा, क्योंकि जब आपने कोई डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया, अगर आपके पास ट्रैक चेंज ऑन नहीं था उस डॉक्यूमेंट पर, तो उन्होंने जो भी चेंजेस किए, जो भी किया, वो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने अपनी डॉक्यूमेंट पे ट्रैक चेंज ऑन कर दिया और फिर आपने शेयर किया, तो जो भी चेंजेस होंगे, चाहे तो वो किसी डॉक्यूमेंट, किसी वर्ड के साथ फॉर्मेट करें, चाहे उसको डिलीट करें, चाहे इंसर्ट करें, चाहे कोई कमेंट ऐड करें, कुछ भी करें, वो सारी चीजें आपको दिखेंगी। अब क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, उसके लिए हमें रिव्यू पैन पर जाना होगा। किस पर जाना होगा, रिव्यू पैन पर। रिव्यू पैन कमांड पर जैसे ही क्लिक करोगे, आपको वो ट्रैक चेंज के सारे ऑप्शंस नजर आ जाएंगे। जैसे मैंने ट्रैक चेंज पर क्लिक किया, तो रिव्यू पैन को ओपन करने के 2 तरीके आ रहे हैं। आप वर्टिकली रिव्यू पैन ऐसे वर्टिकली ओपन कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो हॉरिजॉन्टली, तो कोई भी कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन अगर एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि हमारे रिव्यू पैन को जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कितने ऑप्शन आते हैं, 2 आते हैं, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको बता देता हूं कि हमारा रिव्यू पैन किन चीजों के साथ जाता है, या ट्रैक चेंज में हम किन चीजों के साथ परिवर्तन व्यक्ति कर सकता है, वो सारी चीजें। देखो, रिव्यू पैन जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास रिवीजन्स आते हैं। क्या आते हैं सर, रिवीजन्स आते हैं, और इन रिवीजन के साथ हमें डील करना होता है। देखो, रिवीजन में हमारे पास जो ऑप्शंस हैं सर, हमारा रिवीजन में इंसर्ट है, पहले नंबर पे क्या है सर, इंसर्ट है। इंसर्ट मतलब कितने वर्ड इंसर्ट हुए हैं, ठीक है, कितने डिलीट हुए, कितने मूव हुए, कितने फॉर्मेटिंग हुए और कितने कमेंट हुए। ये जो पांचों के पांचों हैं, इनका नाम अपने आप में डेफिनेशन के तौर पर काफी बार पूछा जाता है। यानी जब कोई व्यक्ति ट्रैक चेंज करता है या फिर कोई चेंजेस करता है, तो क्या क्या वो कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता। तो पहले नहीं करने से जाने से पहले ये समझना होगा कि ट्रैक चेंज में क्या क्या परिवर्तन होता है। देखो, इंसर्ट का मतलब क्या है, इंसर्शन। सर, कोई चीज अब आप सामने वाला व्यक्ति इंसर्ट करेगा तो वो इंसर्ट में जाएगा, अगर कोई डिलीट करेगा तो डिलीट में जाएगा, मूव करेगा यानी एक जगह से दूसरी जगह ले गया तो मूव होगा। फॉर्मेटिंग मतलब वो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर जो भी दिया है वो फॉर्मेटिंग में आ जाएगा। कमेंट ऐड करना है तो कमेंट में। अभी यहाँ पर 0 0 नजर आ रहा है
क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट को शेयर ही नहीं किया या फिर ट्रैक चेंज ऑन ही नहीं किया, तो फिर नजर नहीं आएगा। अभी मैं ट्रैक चेंज करके आपको दिखाऊंगा, ट्रैक चेंज करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको ये काउंटिंग नजर आती है। लेकिन उससे पहले हमें और भी कमांड की बात करनी होगी। जैसे हमने ट्रैक चेंज समझ लिया, अब ट्रैक चेंज ऑन करना है, लॉक करना है, क्या करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन शो मार्कअप में जाते हैं, जब हम शो मार्कअप में जाते, सॉरी जब हम मार्कअप की कमांड की बात करते हैं तो हमारे पास 4 कमांड आती हैं, सिंपल, ऑल मार्कअप, नो, ओरिजिनल। तो इनमें क्या डेफिनेशन इसकी अभी मैं चर्चा करूंगा। शो मार्कअप में हमें काफी कमांड देखने की मिलती है, ये ऐसी कमांड है जो मल्टी टाइप एग्जाम में पूछे जाने के प्रयास करती हैं। कभी हिंट किया गया, अभी तक पूछा नहीं गया इतना डीप, लेकिन उम्मीद है कि शायद पूछा जाए आगे। जैसे हम शो मार्कअप पे क्लिक करेंगे, ध्यान से सुनना, ये वो है जो आपको किसी डॉक्यूमेंट में नहीं मिलेगा, किसी डॉक्यूमेंट में आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी, ये कंफर्म है भाई, किसी डॉक्यूमेंट में आपको नजर नहीं आएगा। जैसे शो मार्कअप में जो हमारे पास कमांड है, जस्ट एक मिनट, शो मार्कअप में हमारे पास जो कमांड नजर आती है उसमें देखो कमेंट्स है, इंक है, इंसर्ट एंड डिलीटेशन है, फॉर्मेटिंग है, वैल्यूज है, कोई स्पेसिफिक पीपल उसने क्या चेंज किया उनके देखना है, तो वो सारी चीजें हम देख सकते हैं। तो ये एक ड्रॉप डाउन में देखो, ये आप सोचो कितनी सारी चीजें क्या आपको पढ़ने की जरूरत है, आप वैसे मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, लेकिन आज का ट्रेंड है, ट्रेंड क्या है, वो किसी के ड्रॉप डाउन मेन्यू में पूछ लें कि इनमें कितनी कमांड है। तो हर चीज को याद तो नहीं किया जा सकता, ये मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं, लेकिन जब एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो वहां से ऑप्शन एलिमिनेट करने में बड़ा मदद देते हैं। जैसे अगर आपने कभी ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक ही नहीं किया होता तो आप ये नहीं पहचान पाते कि जो बैलेंस कमांड है वो हमारे ट्रैक चेंज के अंदर जो शो मार्कअप वाली कमांड है वहां पर मिलता है, ठीक है ना। और ये कुछ ऐसा ही होता है हर एक टैब के साथ और हर एक कमांड के ड्रॉप डाउन मेन्यू के साथ यही होता है। अगर आप डील नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम फंसते ही जाएंगे आप, ठीक है। चलिए आगे चले, तो आगे जाने पर फिर हमें चीजें मिलेंगी और समझना होगा, उसके लिए हमें नेक्स्ट आगे मूव करना होगा। अब जितने भी चेंजेस करोगे, जैसे चाहे वो डिलीट हुआ, फॉर्मेट हुआ, मूव हुआ, अगर उनमें से किसी चेंज को हमें एक्सेप्ट करना है, क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, तब एक्सेप्ट के साथ जाते हैं। और रिजेक्ट करना है, मतलब उन्होंने जो परिवर्तन किया वो मुझे एक्सेप्ट नहीं है तो मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगा। ये दोनों कमांड उसी से रिलेटेड आती हैं। बाकी हमारे अगले रिव्यू टैब में कमांड है जैसे कंपेयर। कंपेयर जब कमांड ग्रुप में बात करते हैं तो वहां पे 2 कमांड आती है। कंपेयर मतलब 2 डॉक्यूमेंट को आप कंपेयर कर सकते हैं, और एक आता है कंबाइन। कंबाइन का मतलब होता है कि आप इन्हीं 2 डॉक्यूमेंट को मिला के एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, तो वो कंबाइन कमांड की बात करता है। बाकी ऑप्शंस ऐसे हैं जैसे आपको रिस्ट्रिक्शन लगाना है, अगर आपको एडिटिंग पर रिस्ट्रिक्शन लगाना है तो वो भी लगा सकते हो। प्रोटेक्ट को वैसे मैं इन्फो के अंदर आपको बता चुका था, इन्फो जब हमने फाइल टैब की बात की थी। तो यहां पर हो जाता है हमारा रिव्यू टैब कंप्लीट। अब बचता है सिर्फ लास्ट हमारा व्यू टैब। व्यू टैब की अगर मैं अभी प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा, जैसे मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊं ना, तो यहां पर जैसे सपोज मैं ट्रैक चेंज ऑन कर दिया, मैंने यहां पर ट्रैक चेंज ऑन कर दिया, ठीक है। अब मैंने ट्रैक चेंज ऑन किया भी आपके सामने। अब मैं जो भी चेंज करता हूं, जैसे इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं बोल्ड करना चाहता हूं, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने बोल्ड कर दिया, ठीक है। आगे जाने पर मैंने क्या किया, इस यूनिक्स लाइनेक्स में इस एंड को मैंने यहां पर एंड लिख दिया। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो भी कर रहा हूं उसे आप ध्यान रखना, ठीक है। बाकी आपको जो भी लगे, मैं सपोज मैंने जो एक्सप्लेनेशन लिखा है इस एक्सप्लेनेशन को मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दूं, इस एपीआई को मैं यहां पर देखो, एपीआई को मैं यहां पर ब्रैकेट में इसका एपीआई भी लिख दूं, ठीक है। मैं ये चेंज कर रहा हूं, मैंने सपोज मुझे डॉक्यूमेंट भेजा गया, मैं इसे चेंज करना चाहता हूं तो मैं चेंज कर सकता हूं ना अपने हिसाब से, जो भी मुझे चेंज करनी है। मुझे इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो मैं इसकी लैंग्वेज चेंज कर दूं, मैं इसकी लैंग्वेज चेंज कर दूं, ये लैंग्वेज मैंने चेंज कर दिया। अब मुझे जो भी करना है मैं इसमें चेंजेस ही तो कर रहा हूं, मैं इसकी लोकेशन भी चेंज कर देता हूं। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पैराग्राफ को मुझे नीचे लाना, मैं यहां पर रखना चाहता हूं, ठीक है। चलो मैंने यहां पे किया। अब मैं अपनी तरफ से कुछ चीज मैंने ऐड भी कर दी, मूव भी कर दी, फॉर्मेट भी कर दी। डिलीट करना एक बार मैं डिलीट भी कर देता हूं, तो मुझे ये ऑप्शन हटाना है, मैंने ये से डिलीट कर दिया, ठीक है। अब यहां से देखना क्या क्या चेंजेस हुए। अगर ध्यान से आप देख पा रहे हो
तो क्या क्या ये लिस्टिंग पूरी नजर आ रही है यहाँ पर लिस्टिंग पूरी नजर आ रही है। अगर आप देखोगे ना यहाँ पर, ये देखो, उम्मीद करता हूं कि आपको नजर आ रहा हो, नहीं तो मैं आपको फॉर्मेट में एक वो कर, सॉरी इसका यहाँ पे ये मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखा देता हूं। देखो क्या किया मैंने, इसको बोल्ट किया, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को बोल्ट किया हुआ है, अगर फॉन्ट में बोल्ट किया है। बाकी आप जो भी चेंज होंगे, जो भी चेंज हो रहे हैं ना, सब आपको नजर आ रहे हैं। ये देखो एंड मतलब क्या है, डिलीट है, डिलीट को एंड कर दी, मतलब एंड को डिलीट कर दिया गया है। आगे जाएंगे तो फॉन्ट को बोल्ड किया गया है। आगे जाओ और जाओ, जैसे चेंजेस नजर आएंगे ये फॉर्मेट किए गए, इनको फॉर्मेट किया गया है, इसको मूव किया गया है। बाकी किसी को डिलीट किया गया तो डिलीट भी आएगा। अब इन चेंजेस को मुझे जैसे रिव्यू टैब में जाओगे तो आपका एक्सेप्ट, जैसे मैं एक्सेप्ट कर दूंगा तो ये चेंजेस हमारे क्या हो जाएंगे, एक्सेप्ट हो जाएंगे। अब एक्सेप्ट कौन सा करना है आपको, दिस चेंज एक्सेप्ट करना है, यानी ये जो चेंज है ना उसे आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, एक्सेप्ट करना है। अब यहां से एक चीज मैं आपको पहले जो रिव्यू पैन का जो वो था ना स्टैटिक, उसे दिखाना चाहता हूं। मैं रिव्यू पैन का स्टैटिक आपको दिखाना चाहता हूं। रिव्यू पैन का स्टैटिक आप देखोगे तो आपको खुद ब खुद नजर आएगा कि रिव्यू पैन के स्टैटिक में अभी हमने जब देखा ना तब 0-0 था, तब सारे रिवीजन हमारे कैसे थे, 0-0 थे। लेकिन अभी यहां पर अगर आप देखोगे ना तो स्टैटिक में रिवीजन कितने आने लग गए सर, 173 आने लगे। कैसे, यानी सर 2 को तो इंसर्ट किया गया है, 2 को डिलीट किया गया, 2 को मूव किया गया, लेकिन फॉर्मेटिंग जो लेटर है हमारे पास वो 167 है। तो ये फॉर्मेटिंग आपको, बाकी कमेंट ऐड करते तो कमेंट भी नजर आ जाता। तो ये सारी चीज हमें वहीं पर मिलती हैं। तो मैं वही कहता हूं कि अगर आपको आ रहा है तो एक बार फॉर्मेटिंग करके देखिए, क्योंकि जरूरी होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको रिव्यू टैब कंप्लीट हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे व्यू टैब की तरफ। व्यू टैब बहुत ही सरल है और आसान है, इसमें 2 ही कमांड सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। व्यू टैब में जब टैब की बात करते हो तो टैब के बाद हमें ग्रुप में जाना होता है, और ग्रुप में पहले नंबर पे हमें व्यू मिलता है, फिर शो मिलता है, देन आगे जाएंगे, आगे जाने पर हम जूम मिलता है, जूम के बाद विंडोज मिलता है, विंडोज के बाद हमें मैक्रोज मिलता है। ये कुल मिला के हमारे जो कमांड है आप काउंटिंग कर लीजिए, ये कमांड ग्रुप आती है। बाकी इनकी कमांड की बात करें, जैसे व्यू की बात करें तो व्यू का मतलब क्या होता है, मतलब हमारा डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में नजर आएगा वो हमारे व्यू होते हैं। व्यू 5 होते हैं, आपको दिखाई भी दे रहा है कौन कौन से सर। एक तो डिफॉल्ट होता है जिसका नाम प्रिंट लेआउट है, इसके अलावा रीडिंग मोड और वेब लेआउट। देखो वेब लेआउट का मतलब होता है कि जब हम डॉक्यूमेंट को एज अ वेब पेज बनाएंगे तो वो कैसा दिखेगा, इस चीज को अगर आप देखना चाहते हो। देखो प्रिंट लेआउट एज अ डिफॉल्ट लेआउट होता है, यानी प्रिंटिंग करते समय हमारा डॉक्यूमेंट कैसे नजर आएगा ये प्रिंट लेआउट बताता है। लेकिन वेब लेआउट, वेब पर वो डॉक्यूमेंट जाएगा तो कैसा नजर आएगा उस चीज में बताता है। अगर हम बुक फॉर्मेट में अगर डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं तो एज अ रीड मोड पर जा सकते हैं। ये तीनों के तीनों ऐसे हमारे व्यू थे जो स्टेटस बार पे भी अवेलेबल थे, तीनों हमारे स्टेटस बार पे भी होते हैं। बाकी 2 बचते हैं, आउटलाइन और ड्राफ्ट। देखो आउटलाइन और ड्राफ्ट को कितना भी डिफाइन कर लीजिए, लेकिन जब तक आप किसी डॉक्यूमेंट के साथ आउटलाइन पे क्लिक नहीं करेंगे या ड्राफ्ट पे क्लिक नहीं करोगे तब तक आप इन दोनों में चेंजेस को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। यानी इनके चेंजेस को डॉक्यूमेंट में मैं आपको बता दूं कि ड्राफ्ट में आपको मतलब हेडर फूटर नजर नहीं आता ना, तो वो कितना भी बता दिया। जैसे मैं यहाँ पर अगर ध्यान से देखूं, ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर मैं चेंजेस करूं तो चेंजेस जैसे वेब लेआउट किया तो वेब लेआउट को आपको कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है। अगर मैं इसको रीड मोड करता हूं तो डॉक्यूमेंट हमें कुछ ऐसा नजर आ रहा है। अब ये रेड मोड हमें चेंज करने पे ही तो आ रहा है जब हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर आप जैसे इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप जैसे मैं ड्राफ्ट करूं तो ड्राफ्ट में आपने नोटिस किया कि हमारा हेडिंग मतलब जो सेक्शन है, मतलब जो हेडर फुटर है वही हट गया। अगर आप ड्राफ्ट में जाओगे तो ड्राफ्ट में हमारा बुलेट आ गया। अगर आपने नोटिस किया हो तो ड्राफ्ट में पूरा डॉक्यूमेंट हमारा बुलेट फॉर्म में नजर आया था। यही डिफरेंस होता है, यानी हमारे ड्राफ्ट और व्यू सॉरी आउटलाइन एक ऐसे व्यू हैं, जैसे आउटलाइन में पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट एज अ बुलेट या फिर हेडिंग के फॉर्म में नजर आता है। यहां पर हमारे पेज को जो सेपरेट करने वाला जो भी लाइन होती है, कुछ भी होता है, वो दिखाई नहीं देता। लेकिन आपके डॉक्यूमेंट मतलब ड्राफ्ट में एक लाइन आती है जो पेज को सेपरेट करती है, लेकिन बाकी आउटलाइन में ऐसा नजर नहीं आता। तो क्वेश्चन
एक बार पूछा भी गया था कि ऐसा कौन सा व्यू है जो हमारे जिसमें पेज नहीं दिखते, कि पेज नहीं, कौन सा पेज है, कौन सा क्या है, ये सारी चीजें नजर नहीं आती। लेकिन अगर ये चीज अगर पढ़ोगे तो पढ़ने में मुझे लगता है कि शायद आप कवर ना कर पाए, इसीलिए एक बार अपने डॉक्यूमेंट जो भी है आप उससे चेंज करके देखोगे तो ऑटोमेटिक नजर आएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे चलें। आगे जाने पर हमें कमांड मिलता है रूरल लाइन। ये कमांड आपने मोस्ट ऑफ द केस में देखी होगी और सुनी भी होगी, स्टार्टिंग से ही हम पढ़ के आ रहे हैं। रूरल लाइन का यूज हम क्यों करते हैं सर? मार्जिन के लिए करते हैं, मार्जिन के साथ इंडेंटेशन के लिए हम इसका यूज करते थे, ठीक है ना। इंडेंटेशन टैब्स के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ग्रिड लाइन क्या होता है सर? ग्रिड लाइन का मतलब होता है जब हम एज बोला जाए कि ग्रिड का मतलब होता है जो चौकोर शेप होती है, जो हमारी एज अ टेबल फॉर्मेट होता है, उसे हम डिफाइन करना चाहते हैं। वो हमारे जैसे फॉर्मेटिंग के लिए ज्यादा यूज करते हैं, एज अ लाइन बोला जाता है, लेकिन लाइन ही चौकोर में जाती है। कैप आपका नेविगेशन पेन हमने पढ़ लिया, जब हम कंट्रोल F करते हैं लेटेस्ट वर्जन में तो जो फाइंड होता था वो नेविगेशन पेन होता है। नेविगेशन पेन में 3 चीजें हमें बेसिक रूप से मिलती हैं, हेडिंग्स, पेज नंबर और रिजल्ट। ठीक है, साथ ही साथ में यहां से आप एडवांस जो है हमारे फाइंड के जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे मैंने कंट्रोल F किया, कंट्रोल F करने पर यहीं से वो एडवांस फाइंड के ऑप्शन हमें मिलते हैं। हमें रिप्लेस भी मिलता है, हमें गो टू भी मिलता है, हमारे पास टेबल ग्राफिक जो भी आप करना चाहते हो आपके फॉर्मेट, वो सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। एक बार क्लिक करके देखना, क्लिक कर से ही आपको नजर आएगा। इसका मैं आपको होम टैब में प्रैक्टिकल करके बता चुका था। चलिए आगे बात करते हैं हमारा जूम। अब जूम में जाओगे तो जूम में आपको जूम स्लाइडर मिलेगा। क्या मिलेगा सर? जूम स्लाइडर मिलेगा। अब जूम स्लाइडर में आप कितना जूम करना चाहते हो, लेकिन जूम के साथ साथ आपको चीज समझनी होगी कि आप एक रो में कितने पेजेस दिखाना है या फिर मल्टीपल पेजेस दिखाने, मतलब एक रो में 3 पेज आना चाहिए, 4 आना चाहिए, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो आपके आधार पर। नेक्स्ट हमारा विंडोज। अब ये विंडो क्या है? देखो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो वो चीज अलग है, लेकिन आप अपना जो इंटरफेस है ना विंडो का, उसे अगर हम मल्टीपल चीजों में डिवाइड करना चाहते हैं, जैसे अभी मेरे पास जितने भी डॉक्यूमेंट है उनके साथ में अरेंजमेंट डिफाइन करना चाहता हूं तो अरेंज हो जाएगा। अब ये स्प्लिट क्या होता है? स्प्लिट क्या होता है? आपके डॉक्यूमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करना, यानी आपका जो डॉक्यूमेंट है सेम पेज, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना हमारा स्प्लिट होता है। जैसे मैं यहां पर जैसे ही करूंगा तो हमारा डॉक्यूमेंट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी डॉक्यूमेंट तो एक ही है लेकिन एक पार्ट ये स्क्रॉल अलग हो रहा है, ये स्क्रॉल अलग हो रहा है। तो अगर अरेंज पे जाओगे तो जितने भी आपके वर्ड के डॉक्यूमेंट हैं सारे ओपन हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। न्यू का मतलब होता है नया डॉक्यूमेंट बनाना, लेकिन नया डॉक्यूमेंट में ऐसा नहीं होता कि उस डॉक्यूमेंट को अब नए, काफी लोग न्यू कमांड जो है ना, ये कमांड में जिसकी बात कर रहा हूं ना, इस न्यू डॉक्यूमेंट, ये जो न्यू डॉक्यूमेंट है ना, न्यू डॉक्यूमेंट से ऐसा नहीं होता कि आपने कोई फाइल बना रखी है उस फाइल को दूसरी फाइल खुल जाएगी, नहीं। जिस फाइल पर आप काम कर रहे हैं, जिस फाइल पर आप काम कर, देखो डॉक्यूमेंट स्प्लिट करना और नया डॉक्यूमेंट बनाना, अरेंज तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए, लेकिन इन दोनों में स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है। सर न्यू और स्प्लिट में कंफ्यूज है। स्प्लिट होता है कि आपके विंडोज के 2 पार्ट बट जाते हैं, यानी एक ऊपर हो जाता है, एक नीचे हो जाता है। लेकिन हमारे न्यू विंडो कमांड के अंदर हमारा जो डॉक्यूमेंट है, हमारी जो फाइल है ना, उसी की मल्टीपल मतलब इंटरफेस तैयार हो जाते हैं, मल्टीपल इंटरफेस। लेकिन जब हम काम करते हैं, उसको सेव करते हैं ना, तो वही सोर्स फाइल ही हमारी चेंज होती है, वहां की अलग अलग नहीं होती। मैंने आपको यहां पर अभी आपको चेंज करके बताया था। ये देखो, ये आपकी एक फाइल है, मैं इसको छोटा कर देता हूं, स्प्लिट यहां पर है, रिमूव स्प्लिट कर दिया मैंने, 1 सेकेंड। और बाकी ये वाली कमांड है, इसके साथ में इसे भी छोटा कर देता हूं, ये छोटा कर दिया। अब यहां पर जस्ट 1 मिनट बताता हूं आपको। देखो एक डॉक्यूमेंट ये रहा, एक फाइल मैंने मेरी ये रही, और दूसरी फाइल, 1 मिनट, दूसरी फाइल मेरी ये रही, जिसे मैंने जस्ट 1 मिनट वेट करिएगा, मैं वही डॉक्यूमेंट है जिसको मैंने न्यू डॉक्यूमेंट के फॉर्म में सेव किया है। इसमें स्प्लिट है, इसे स्प्लिट में हटा देता हूं, इसे स्प्लिट में हटा देता हूं। अब देखना, इसी की मैंने दूसरी कॉपी बना ली, इसी की मैंने दूसरी कॉपी बना ली ये। अब इसी की अगर मैं तीसरी कॉपी बना लूं, इसी की मैं तीसरी कॉपी बना लूं न्यू में जाके, इसी की मैं तीसरी कॉपी बना लूं, तो तीसरी कॉपी ये बन गई, सेम डॉक्यूमेंट है। अब यहां पर देखना,
यहां पर देखना क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है। मैंने कर दिया डिलीट, क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने डिलीट कर दिया। अब इसमें देखता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 6 कहां गया। अब इसमें देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसने में क्वेश्चन नंबर 6 है नहीं है। इसमें अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्यूमेंट एक ही रहेगा। देखो 7, अगर मैंने 7 यहां से हटाया तो आप नोटिस करोगे, मैं दिखाता हूं, देखो ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है। अब इसमें से अगर मैंने 7 डिलीट किया तो सब में अपने आप हो जाएगा, सब में अपने आप हो जाएगा। देखो मैं जैसे डिलीट करता हूं तो सब में अपने आप हो गया। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट तो एक ही है, बस इंटरफेस बढ़ गए हैं। तो ये होता है न्यू विंडोज। बाकी आप दूसरे में जाएंगे तो स्प्लिट के 2 पार्ट डिवाइड हो जाते हैं, काम एक ही है। सेव करोगे तो एक ही फाइल बनेगी, ऐसा नहीं कि दूसरे में कुछ और परिवर्तन आएगा। ये जो फाइल जब इंटरफेस बनाते हैं तो ये यूज किए जाते हैं जब किसी डॉक्यूमेंट को हम जैसे आंसर शीट में डिवाइड करना, या फिर आपको लग रहा है कि आप उसे बहुत ज्यादा जूम करना चाहते हो तो वहां पर इसका यूज होता है। तो ये सारी कमांड थी। लास्ट है हमारे पास मैक्रोस। लास्ट में मैक्रोस, मैक्रोस का सिंपल सा फंडामेंटल है, आपकी कमांड को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। रिकॉर्ड सर इसका यूज हम क्यों करते हैं, एक सिंपल से एग्जांपल के साथ बताता हूं और सेशन को एंड करते हैं। क्या, जैसे सपोज जब मैं अपने पर्सनली बात करूं, जब मुझे जैसे क्वेश्चंस बनाने होते हैं तो मैं क्या करता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है और मैंने ऐसे क्वेश्चन लिखा, फिर मैं ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4, ये मुझे अक्सर टाइप करना होता है, नीचे आंसर लिखना होता है। ये मैं हर क्वेश्चन में टाइप करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसे टाइप न करूं। तो एक तरीका है कि एक बार टाइप करके इसे कॉपी कर लो, या दूसरा तरीका है कि आप इसे टाइप करके आप मतलब क्विक पार्ट जो गैलरी होती है, जो पार्ट हमारी गैलरी होती है, इंसर्ट टैब में टेक्स्ट कमांड करो, वहां पे सेव कर दो तो वहां से आप इंसर्ट करा सकते हैं। तीसरा तरीका है आप मैक्रोज बना लीजिए। मैक्रोज से जैसे आप टाइप कर रहे हैं वहां पे मैक्रोज रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड करोगे उसके बाद जैसे ही टाइप हो जाए उसे स्टॉप कर दो, फिर जब भी आपको जरूरत हो तब आप मैक्रोज को रन करा दो, तुरंत टाइप हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे मैंने क्विक पार्ट गैलरी में मैंने बीएसआई को हमेशा बीएसआई अकेडमी से क्या रिप्लेस कर रखा है, मतलब जैसे ही मैं बीएसआई लिखता हूं तो अपने आप बीएसआई अकेडमी आ जाता है, जब भी मैं बीएसआई लिखूंगा तो बीएसआई अकेडमी अपने आप आ जाएगा। बाकी मैंने बहुत सारी कमांड को यहाँ पर मैक्रोज कर रखा है, तो अगर मैक्रोज में जो भी जैसे मैक्रोज 1 को मुझे रन करना है तो ये चीज अपने आप आपकी, अभी यहाँ मैक्रोज 1 को क्या किया, रन नहीं हुआ, मैक्रोज 2 रन करना है तो देखो मैंने मैक्रोज 2 में ये सारे ऑप्शन लिख रखे थे पहले, तो अपने आप ये लिख गए, आपको जरूरत नहीं होगी। भाई अगर मैं कोई और मैक्रोज चलाना चाहता हूं, जैसे मैक्रोज 3 की बात करूं तो 3 में पता नहीं क्या रख रखा है मैंने ये लिख रखे हैं, तो तरीके आपके पास हैं। वही है कि आपकी कमांड को रिकॉर्ड, यानी जो भी आप टाइपिंग कर रहे हो उसकी अक्सर जरूरत होती है, तो वहां पर आप मैक्रोज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है सुनिए भाई, कि जो आपके पास पीडीएफ है, जैसे प्रूफिंग के लिए मैंने आपको ये रेड लाइन, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन तीनों के बारे में बताया था, तो एक बार आपको जो पीडीएफ दिया गया, जैसे आप स्पेलिंग और ग्रामर चेक कैसे करते हैं, इसके मेथड क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने बात नहीं की, बट आपको करना क्या है, आपको पीडीएफ से चेक करना है। जैसे आप सबसे पहले रिव्यू टैब में जाओ, उसके बाद स्पेलिंग ग्रामर बटन पे क्लिक करो, वहां से आपके पास डायलॉग बॉक्स रिप्रेजेंट होगा, डायलॉग बॉक्स रिप्रेजेंट में आपके पास स्पेलिंग को फिक्स करने के बाद मल्टीपल ऑप्शन आएंगे, जैसे इग्नोर आएगा, इग्नोर ऑल आएगा, ऐड टू डिक्शनरी आएगा, चेंज आएगा, चेंज ऑल आएगा, ऑटोमेटिक आएगा। अब नाम पढ़ती आपको डेफिनेशन उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। इग्नोर का मतलब है कि जैसे आप जिस वर्ड पर हैं उसकी स्पेलिंग को इग्नोर कर दो, उसकी रेड लाइन हट जाएगी। इग्नोर और का मतलब है कि वो वर्ड जहां जहां पर आपके डॉक्यूमेंट में है सेम स्पेलिंग है तो वो इग्नोर हो जाएगा, एरर हट जाएगा। ऐड टू डिक्शनरी मतलब उस वर्ड को डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो जिससे आपका एरर नहीं आएगा। चेंज का मतलब है कि आपने जैसे स्पेलिंग एरर लिखा तो उसे आप करेक्ट स्पेलिंग एरर हमारे जो डायलॉग बॉक्स है वहां पर अवेलेबल, जैसे सपोज दैट आप जैसे वेरी लिखते हैं, वेरी लिखते हैं तो वेरी में, या फिर बैड लिखते हैं, जो भी टर्म लिखे आपने स्पेलिंग, जैसे एप्पल मैंने लिखा, एप्पल में मैंने ऐसे कर दिया, तो अगर मैं इसे करेक्ट इग्नोर करना चाहता हूं तो इग्नोर कर दूं। ये शब्द जहां जहां पर लिखा अगर पूरे को इग्नोर करना है तो इग्नोर और कर दूंगा। ऐड टू डिक्शनरी तो ऐड कर दूंगा, तो ये कभी एरर नहीं आएगा। और चेंज में क्या है, जैसे राइट क्लिक करोगे तो आपको APPLE नजर आएगा, ठीक है, APPLE नजर आएगा।
अब इस एप्पल को सिंपल एक ही लोकेशन पर आपको चेंज करना है तो वहां पे चेंज कर दीजिए। चेंज ऑल का मतलब जैसे इग्नोर ऑल था वैसे ही चेंज ऑल है, यानी पूरे डॉक्यूमेंट में सेम स्पेलिंग जहां पर होगी वहां पर चेंज हो जाते हैं। बाकी जैसे ग्रामेटिकल के साथ जाते हैं तो ग्रामेटिकल में भी यही होता है, नेक्स्ट एक्सप्लेन ऑप्शन। ये मेथड मैंने आपसे तभी बोला था कि मैं आपको पढ़ा तो देता हूं लेकिन आपको एक बार अपने डॉक्यूमेंट के साथ भी डील करना हो, जैसे थिसोरस यहां से पढ़ लो, एक बार डॉक्यूमेंट आपको पढ़ना है, पढ़ने से काम हो जाएगा। ट्रैक चेंज के भी कंप्लीट मैंने मेथड बता रखे थे जिसके साथ मैंने प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया था, बाकी सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ पूरा। बाकी ये 3 कमांड और लिखी हुई, इनको भी आप देख सकते हैं, यानी हाउ टू मूव टेस्ट अराउंड द योर डॉक्यूमेंट, यानी फर्स्ट पहले आपको क्या करना होगा, ठीक है ना। जब हम किसी टेस्ट को मूव करना चाहते हैं तो कैसे करें, क्लिक एंड ड्रैग से, कॉपी एंड पेस्ट है, कट एंड पेस्ट है, ये 3 तरीके हैं जहां से हम किसी भी टेस्ट को मूव करा सकते हैं। मैक्रोस की शॉर्टकट की मैंने आपको F1 से लेकर F12 में बता दी थी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हो जाता है, ऑफिस टाइम भी हो रहा है, बिल्कुल जहां पर ऑफिस टाइम होता है ना आप क्लास को लीव कर दिया करो, बाद में जब आपको टाइम मिलता है तो वहीं से चालू कर लिया करो। मुझे उम्मीद नहीं थी सेशन इतना बड़ा होगा लेकिन प्रैक्टिकल करते हैं तो सेशन फिर बड़ा हो जाता है। चलिए तो यहाँ पर सेशन हो गया फिनिश, बाकी फिर हम करेंगे अगले, ठीक है। अब क्या करना है भाई वो भी सुन लो। अच्छा एक कंसेप्ट रह गया, एक कंसेप्ट जिसके बारे में मुझे बताना था। चलिए क्वेश्चन में बता दूंगा, चलिए क्वेश्चन में बता दूंगा, मैं आपको समझाना चाह रहा था सिंपल मार्कअप, ये 4 और शब्द को समझाना चाह रहा था। चलिए मैं इसे क्वेश्चन जो पीडीएफ है ना हमारे पास, पीडीएफ भी मैं आपको बता देता हूँ। पीडीएफ कहाँ पर है, ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपके बैच में ऑलरेडी अपलोडेड है। कितने क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन भी बहुत है, 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन। चलिए तो इनका करिएगा आप, ठीक है, इनका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है।